हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में इंडियन सिक्योरिटी का ये छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अक्टूबर मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑपरेशन गरुड़ा के बारे में है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी हाल ही में एक मल्टी फेज ऑपरेशन गरुड़ा को लॉन्च किया। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गलत तरीके से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की जाती है उसमें जो नेटवर्क इन्वॉल्व है उसे कैप्चर किया जाए। इस रेफरेंस में 127 केसेस को रजिस्टर किया गया, 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहुत बड़ी क्वांटिटी में नार्कोटिक ड्रग को कब्जे में भी लिया गया। ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्लोजली कोऑर्डिनेशन मिला ऑपरेशन गरुड़ा में सीबीआई को, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का और इंटरपोल का। देखिए, अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें दो देशों की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको इंटरनेशनल एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एंड इंटरपोल इज वन ऑफ देम। इसके माध्यम से जो इलिसिट ड्रग की स्मगलिंग है या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे मेंटल स्टेटस को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ड्रग्स। सीधे कहूं तो ये दिमाग खराब करने वाले सब्सटेंस होते हैं, उन पर स्पेशल फोकस किया गया इंडियन ओशन के रीजन में और उन्हें कैप्चर करने का प्रयास किया गया। ड्रग ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है, जो इसमें इंटरनेशनल लिंकेजेस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑपरेशन गरुड़ा का ऑब्जेक्टिव यही रहा कि हम डिसरप्ट, डिग्रेड और डिसमेंटल करें जो ड्रग नेटवर्क है जिनका इंटरनेशनल लिंकेज भी है। क्रिमिनल इंटेलिजेंस अवील किया जाए ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाए। इंटरपोल क्या है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। 194 मेंबर्स इसका हिस्सा है, यानी कि इतनी एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। कुल मिला के एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो 194 देशों की सरकारें इसका हिस्सा है। यह हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस के लियोन में। इसे 1923 में फॉर्म किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पे। 1956 में इसने अपना नाम बदल लिया और खुद को इंटरपोल कहने लगा। इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1949 में ज्वाइन किया और इंडिया इसके वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स में से एक है। इंटरपोल का जो डिक्लेयर्ड गोल है ग्लोबल पुलिसिंग का, वो ये है कि ये टेररिज्म को काउंटर करते हैं, बॉर्डर इंटीग्रिटी को दुनिया भर में प्रमोट करते हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की मदद के लिए काम करते हैं, साइबर स्पेस सिक्योर रहे उसकी कोशिश करते हैं, जो इलिसिट मार्केट है उसे कर्ब किया जाए, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और ग्लोबल इंटीग्रिटी को भी प्रमोट किया जाए। तो ये कुछ बेसिक काम है, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में फॉर्मर हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्हें नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि सीडीएस। तो हमारे नए सीडीएस हमें मिल चुके हैं, उनका नाम है जनरल अनिल चौहान जी। बात करते हैं इस पद की। इस पद की बनाए जाने को लेकर जो रिकमेंडेशन आई थी वो 2001 में आई थी। ये रिकमेंडेशन दी थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जब वो रिव्यू कर रहे थे कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को। कारगिल का वॉर हुआ 1999 में, उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई। ये एनालाइज किया गया कि वॉर के दौरान तीनों जो विंग्स हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं। तो उस दौरान ये रिकमेंडेशन दिया गया 2001 में कि हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाएंगे जो इन तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल होते हैं जिनकी सैलरी जो सर्विस स्टाफ होते हैं, यानी कि जो चीफ होते हैं एयरफोर्स के, नेवी के, उनके एक्विवेलेंट ही होती है। इनका काम ये होता है कि ये ऑपरेशनल सिनर्जी प्रोवाइड करवाएं तीनों ही सर्विस ब्रांचेस को, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स। ये हेड करते हैं जो नया बनाया गया है एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसको भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एम्बिट में रहता है। सीडीएस सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए। वो तीनों ही सर्विसेज से कोऑर्डिनेशन करके एक सिंगल एडवाइस देते हैं कि करना क्या है एग्जैक्टली। जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, सीडीएस के पास अथॉरिटी होती है कि जो इंटर सर्विस प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस हैं, कुछ ऐसा खरीदा जा रहा है जो सभी सर्विसेज के लिए ज़रूरी है, तो उसमें इनकी अथॉरिटी होती है। ये परमानेंट चेयर होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। जो सीडीएस होते हैं उनके पास डायरेक्टिव देने का अधिकार होता है तीनों चीफ्स को। ध्यान दीजिएगा, कोई कमांड अथॉरिटी नहीं है, ये उनको आदेश नहीं दे सकते, डायरेक्टिव दे सकते हैं कि आपको ये करना है, क्योंकि इनका पद उन तीनों लोगों के इक्विवेलेंट ही होता है। सीडीएस फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं, इनके पास
सेक्रेटरी की रैंक होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के भीतर होते हैं, वही रैंक इनके पास इक्विवेलेंट होती है। इनका रोल एडवाइजरी है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी, इनसे भी जानकारी ली जाएगी, राय ली जाएगी जब भी ऐसा कोई मामला आएगा। जनरल बिपिन रावत, जिन्हें 2019 में 31 दिसंबर को हमारा सीडीएस अपॉइंट किया गया, वो हमारे पहले सीडीएस थे और हमने उन्हें बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से खो दिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में है। इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम रखा गया है प्रचंड, उसे अभी हाल ही में इंडक्ट कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स में। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बनी प्रचंड के इंडक्शन के बाद। इसे हेल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। LCH का ये पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मतलब ये होता है कि इसका इस्तेमाल लड़ाई में किया जा सकता है, युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। LCH ये ट्विन इंजन, इसमें 2 इंजन लगे होंगे, डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो 5.8 टन क्लास का है और इसीलिए इसे लाइट कहा जा रहा है क्योंकि जो रशियन मेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं वो 13 टन के हैं और यहाँ पर जो हमने बनाया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 5.8 टन, तो ये काफ़ी हल्का है एंड दैट इज द रीजन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हल्का होने से फ़ायदा होता है, मैन्यूवरिंग आसान हो जाती है, आप जो भी हेलीकॉप्टर है उसे आसानी से मोड़ सकते हैं, कहीं पर भी बहुत फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं, तो ये हल्के होने के फ़ायदे होते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है 268 किलोमीटर पर आवर की, 550 किलोमीटर की रेंज अटेन कर सकता है और लगभग 3 घंटों तक लगातार उड़ सकता है। ये 6.5 किलोमीटर की हाइट पर जा सकता है एंड दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी हाइट तक जा सकता हो। 5000 किलोमीटर की हाइट, 5000 मीटर कहेंगे, 5000 किलोमीटर तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर, इस हाइट के ऊपर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स नहीं वर्क कर पाते अच्छे से, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है 6.5 किलोमीटर तक जाकर ऑपरेशंस कंडक्ट करने की और इस लिहाज से ये दुनिया का एक बहुत ही स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर बन जाता है। पायलट और को पायलट होते हैं। को पायलट फंडामेंटली वेपन सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम करेगा, वेपन्स को ऑपरेट कर सकता है। प्रेशराइज्ड कैबिन है, अचानक से कोई न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल कंटिजेंसी आ जाती है, अटैक होता है, तो ये उसको एक झटके में बेयर कर सकता है। हेलीकॉप्टर जो है ये काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी रखता है, मतलब रडार्स को या इंफ्रारेड सीकर्स को डिफाई कर सकता है, उनसे बच सकता है। वेपन और काफ़ी अदर टेक्नोलॉजी इसमें लैस की गई हैं, जैसे कि मॉडर्न स्टिल्थ कैरेक्टरिस्टिक है, छुप सकता है, आर्मर प्रोटेक्शन है, छोटे मोटे हमले झेल लेगा और अटैक करके डिफेंड कर सकता है खुद को। नाइट अटैक कैपेबिलिटी है, रात में बढ़िया तरीके से अटैक कर पाएगा। एडवांस नेविगेशन सिस्टम है। क्लोज कॉम्बैट के लिए टेलर्ड गन्स हैं, अगर कोई सामने से आ गया तो बहुत तेजी से ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं गन से। एयर टू एयर मिसाइल्स हैं इनके पास जो मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए इसे बहुत ज़्यादा कैपेबल बना देते हैं। यूनिक फीचर्स भी हैं। ये एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर लोड जो वेपन्स एंड फ्यूल्स का होता है उसके साथ काम कर सकता है। दुनिया में और कोई हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कर सकता एंड दैट्स वाई प्रचंड इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्राई सर्विस मिसाइल कमांड के बारे में है। गवर्नमेंट अभी कंसिडर कर रही है कि हम एक ट्राई सर्विस मिसाइल रॉकेट कमांड बनाएंगे। ये पहला कदम होगा मिलिट्री थिएटर कमांड्स की ओर। अब देखिए मिलिट्री थिएटर कमांड क्या होता है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग अपना काम करते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो अलग अलग काम करने से बात बनती नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थिएटर कमांड बनाएं जहां पर हम बटालियंस ऐड कर दें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की और उनको हेड करे कोई एक व्यक्ति, वो नेवी से हो, आर्मी से हो या एयरफोर्स से हो या रोटेशन में आए, लेकिन ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें इस थिएटर कमांड में। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी रेफरेंस में कहा गया कि सबसे पहले तो हम एक मिसाइल या रॉकेट कमांड बना देते हैं। जो मिसाइल या रॉकेट कमांड होगा उसके पास मिसाइल्स एंड रॉकेट्स को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगा, अधिकार होगा। जो प्रपोज मिसाइल कमांड है ये डिप्लॉय करेंगे मिसाइल्स को, रॉकेट रेजिमेंट को और किसी भी हॉस्टाइल एडवाइजरी के अगेंस्ट में एक यूनिफाइड डिसीजन लेके काम कर सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इनके पास ब्रह्मोस, आकाश और पिनाका रॉकेट्स होंगे जो एक कमांड के भीतर ही होंगे। रैपिडली बहुत तेजी से इसको डिप्लॉय किया जा सकेगा किसी भी दुश्मन के अगेंस्ट में और इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो मिसाइल कमांड है वो जो ट्राई सर्विस साइबर कमांड है और स्पेस कमांड है उसी की तरह काम करेगा। हमने एक सर्विस कमांड और साइबर स्पेस कमांड और साइबर कमांड बना रखा है क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है, आने वाला जो युद्ध होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आर्मी सामने सामने से जाके लड़ेंगी। ऐसा केवल तभी होगा जब आपको एनिमी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना हो, कैप्चर करना हो, तभी आपको आर्मी अपनी भेजनी पड़ेगी। अगर आप एक डिफेंसिव वॉरफेयर लड़ रहे हो तो फिर आर्मी सामने सामने नहीं जाएंगी और अटैक जो होंगे वो दूर से होंगे। मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी जाएंगी दुश्मन की टेरिटरी को, या फिर साइबर अटैक्स होंगे, स्पेस में हो सकता है हमले किए जाएं, सैटेलाइट्स वगैरह काउंटर किए जाएं, तो ये सारे काम होंगे। इसके लिए हमें ट्राई सर्विस कमांड की जरूरत है। इसे हेड किया जाएगा तीनों सर्विस के कमांडर्स की तरह रोटेशन में। जरूरी है 2020 में ईस्ट लद्दाख स्टैंड ऑफ जो चाइना के अगेंस्ट में हुआ, चाइना के पास थिएटर कमांड्स हैं और हमें उसे काउंटर करने के लिए थिएटर कमांड्स बनाने होंगे।
पैलेरी रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन में रेड आर्मी के द्वारा, यानी कि जो रशियन आर्मी है, उन्होंने भी थिएटर कमांड का सहारा लिया। तो हमें समझ में आया कि काफ़ी यूजफुल रहेगा अगर हमारे पास भी ऐसा थिएटर कमांड हो तो। अक्साई चीन में जो मिसाइल्स डिप्लॉय की गई हैं चाइना के द्वारा, जो एक ऑक्यूपाइड एरिया है इंडिया का उनके पास है, वहाँ पर भी वो इस प्रकार के थिएटर कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तिब्बत में और सिंकियांग रीजन में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022 के बारे में है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी एक मल्टी नेशनल ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज को हाल ही में कंडक्ट कर रहे हैं रैट्स गैम्बिट में, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर गैम्बिट में, जो कि हिस्सा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क का। मल्टी नेशनल ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज ये एक एनुअल काउंटर टेरर एक्सरसाइज है जो कि एससीओ रैट्स गैम्बिट में होती है। इसे इस बार मानेसर एंटी टेरर कहा जा रहा है एक्सरसाइज बिकॉज एनएसजी का जो मानेसर कैंप है गुरुग्राम में, वहीं पर इसे इस बार कंडक्ट किया जा रहा है। 8 रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर शामिल हुए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशियन फेडरेशन से, और इंडिया की ओर से तो एनएसजी पार्टिसिपेट कर ही रही है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सभी एजेंसीज अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को और बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करके सिनर्जी को डेवलप किया जाए। एससीओ की बात करें तो ये 8 मेंबर्स वाली एक रीजनल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है। समरकंद उज्बेकिस्तान में इनकी हाल फिलहाल की समिट हुई, जहां पर समरकंद डिक्लेरेशन को भी ऑप्ट किया गया। इंडिया 2023 में एससीओ की चेयरमैनशिप अटेन करेगा। फर्दर इसकी जो विंग है रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है सभी रैट्स यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं एससीओ की, ताकि वो टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस तरकश के बारे में है। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में खुद को रिप्रेजेंटेशन अटेन किया आईएनएस तरकश के माध्यम से, जो 7th एडिशन रहा इप्सामार एक्सरसाइज का। उसमें इप्सामार एक्सरसाइज को अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया है। आईएनएस तरकश के बारे में बात करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टिल्थ फ्रिगेट है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि वर्तमान में हमारे पास जो भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल आईएनएस तरकश में किया गया है। स्टेल्थ का मतलब ये है कि आसानी से छुप सकता है और रडार्स या इंफ्रारेड जो भी डिवाइसेस हैं उनकी चपेट में नहीं आएगा, इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। फ्रिगेट का मतलब होता है कि एक प्रकार का युद्धपोत है, जैसा कि आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। ये 5th तलवार क्लास का फ्रिगेट है, जिसे इंडियन नेवी ने कंस्ट्रक्ट किया है। हालांकि इसे बनाया गया है जो किलिनिंग्रैड रशिया में है, वहां पर इंडियन नेवी के लिए इसे फंडामेंटली बनाया गया। वर्सेटाइल रेंज ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से ये तीनों डायमेंशंस के थ्रेट को हैंडल करने में कैपेबल है। 3 डायमेंशंस का मतलब है कि कोई एरियल थ्रेट हो, कोई जमीन से थ्रेट आ रहा हो, या फिर पानी के सबमरीन वगैरह का कोई थ्रेट हो, इन तीनों को ही हैंडल करने में ये कैपेबल है। मतलब साफ है, जिधर से आना है आ जाओ, हम देख लेंगे। तलवार क्लास में कुछ और भी वॉरशिप्स हैं जो वर्तमान में एक्टिव हैं, जैसे कि आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस टाबार, आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिखंड। तलवार क्लास फ्रिगेट जो हैं ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें गाइडेड मिसाइल से लैस किया जाता है, इसलिए लिहाज से ये काफ़ी खतरनाक और लीथल बन जाते हैं। इन्हें डिज़ाइन और बिल्ड किया जाता है रशिया के द्वारा। इंडियन नेवी के लिए भी इन्हें बनाया जाता है। इस फ्रिगेट की एक खास बात और है, ये लैस है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से, मतलब कि इसके आसपास फटकना मुश्किल की बात होगी किसी भी दुश्मन के लिए। तलवार फ्रिगेट डिजाइन किए गए हैं ताकि वो डिटेक्ट और एलिमिनेट कर सकें एनिमी सबमरीन्स को भी और लार्ज सरफेस शिप्स को भी, तो इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बात करते हैं इप्सामार की। इप्सामार फंडामेंटली इप्सा कंट्रीज की एक मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इप्सा IBSA, इप्सा के बारे में बात कर लेते हैं। इप्सा एक यूनिक फोरम है जहां पर 3 देश एक साथ आते हैं, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील एंड SA फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये एब्रिविएशन है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका का। इप्सा ये नाम आया था 2003 में, जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तीनों देशों के ब्राजीलिया में, और वहाँ पे ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को साइन किया गया। तो ये लोग आपस में मिलके एक्सरसाइज भी किया करते हैं। तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवीज जो एक्सरसाइज करते हैं उन्हें इप्सामार एक्सरसाइज कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैरीटाइम रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ऑपरेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग बेहतर हो, आपस में मिलकर बढ़िया तरीके से क्राइम के अगेंस्ट में लड़ सकें, और सी लाइन्स जो कम्युनिकेशन की है उनको सिक्योर किया जा सके। जो प्रीवियस एडिशन था इप्सामार का, यानी कि 6ठा एडिशन, अभी तो 7वां हुआ, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था 2018 में। तो 5वां कब हुआ था? 5वां इंडिया में हुआ था 2016 में गोवा में। तो चलिए इप्सामार और इप्सा के बारे में जान लिया हमने।
हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कामिकाजे ड्रोन्स के बारे में है। हाल ही में रशिया ने कीव, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, वहां पर लगभग 28 कामिकाजे ड्रोन्स से अटैक किया। ये बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स को यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए रशिया ने ईरान से इंपोर्ट किया है। अब ये क्या ड्रोन्स होते हैं? देखिए, जो ड्रोन्स होते हैं इनमें ब्लेड्स लगी होती हैं। इन ब्लेड्स का इस्तेमाल इनको डायमेंशन देने के लिए किया जाता है। ये छोटे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, सीधे सीधे कहूँ तो ड्रोन्स होते हैं। इसमें होते हैं एक्सप्लोजिव्स। मिसाइल से देखो कैसे डिफरेंट होते हैं ये। मिसाइल्स में सबसे खास बात कि आप, एक तो वो महंगे होते हैं, दूसरा आपको जहां अटैक करना है आप वहां पे उसको अटैक कर दो, आप लंबे समय तक उसे हवा में नहीं रख सकते। ये कई सारी फैसिलिटीज आपको कामिकाजे ड्रोन्स में मिल जाती हैं। हिट कर दो किसी भी टैंक को, ग्रुप ऑफ ट्रूप्स को, इवन आप एक इंडिविजुअल को भी टारगेट कर सकते हो कामिकाजे ड्रोन्स के माध्यम से। इसे स्विच ब्लेड भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो ब्लेड्स होती हैं इनको बहुत आसानी से मॉड्यूलेट किया जा सकता है और इन ब्लेड्स में छोटे छोटे कैमराज भी लगे होते हैं। जो ड्रोन्स होते हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है जो ट्रेडिशनल डिफेंसेस होते हैं स्ट्राइक करने की, उनकी तुलना में ज़्यादा स्पेशलिटी के साथ किसी भी टारगेट को मार सकते हैं। छोटे और लीथल ड्रोन्स होते हैं, रडार की नज़र में नहीं आते और आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हो टारगेट को हिट करने के लिए बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसे आपने एक व्यक्ति की फोटो इसमें फिट कर दी ना, अब आपने बता दिया लोकेशन यहाँ पे मिलेगा, अब वो वहाँ पर जाएंगे और हवा में उड़ते रहेंगे, इंतजार करेंगे, फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से उसको पहचानेंगे, नहीं मिला तो आधे घंटे तक उड़ते रहेंगे और जब मिल जाएगा तो अटैक कर देंगे। ये सुविधा मिसाइल्स में तो नहीं होती ना, ये इस ड्रोन में मिलती है। वैसे तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, लेकिन कई सारे देशों के पास ये हैं, जैसे रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान, टर्की, सभी लोगों ने इसका कोई ना कोई वर्जन बना रखा है। ये बहुत हल्के होते हैं, 5 या 5.5 पाउंड के होते हैं। स्विच ब्लेड काफ़ी स्पेसिफाई कर देते हैं इनकी कैपेसिटी को, 7 मील तक उड़ के अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं और फर्दर इनकी ब्लेड्स को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है, इसीलिए इनको स्विच ब्लेड कहते भी हैं। और छोटे छोटे कैमरा होते हैं, मतलब ये अटैक की तुरंत सेकंड पहले तक की आपको पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं कि किस जगह को इन्होंने अटैक किया है, किस कंडीशन में अटैक किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रुस्तम 2 के बारे में है। रुस्तम 2 अगस्त 2023 तक इस्तेमाल में आने लगेगा, यूजर ट्रायल कंप्लीट कर लेगा, कहने का मतलब ये है। तो रुस्तम 2 है क्या? 100 बातों की एक बात, ये एक ड्रोन है, ठीक है। आप इसे यूएवी भी बोल सकते हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसे ही मतलब आप आसान भाषा में ड्रोन कहते हो। तो ये इंडिजिनियस बनाया गया है, हमने खुद ही इसको बनाया है और ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, यानी कि ये मेल यूएवी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक फीमेल यूएवी भी आ जाए। खैर, यहाँ पे जो मेल है उसका फुल फॉर्म है मीडियम एल्टीट्यूड, का मतलब ये है कि ये एक मीडियम रेंज ऑफ हाइट तक जा सकता है, और लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब ये है कि ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है, और इसी का एब्रीविएशन मेल है। इसे एडीई, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो बेंगलुरु बेस्ड है, उन्होंने हेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर बनाया है। ये सर्विलांस और रिकॉनेसेंस रोल्स परफॉर्म करेगा। सर्विलांस, रिकॉनेसेंस का मतलब होता है निरीक्षण करना, देखभाल करते रहना किसी भी एरिया की, और कई तरीके के एडवांस पेलोड कैरी कर सकता है, साथ में खुद से लैंड कर सकता है। दिसंबर 2021 में जो रुस्तम 2 था उसने एक माइलस्टोन अचीव किया था, जब ये 25,000 फीट की हाइट तक गया था और 10 घंटों तक सर्वाइव कर पाया था, मतलब 10 घंटों तक वहां पर ये फ्लाई करता रहा, उड़ता रहा। तो अगर इतनी कैपेसिटी के हमारे पास ड्रोन्स हैं तो आप समझिए कि रुस्तम 2 जो है वो टेक्नोलॉजिकली दुनिया में जो अभी वर्तमान में ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अवेलेबल हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को ये पैरेलल करता है, उनके बराबर आप कह सकते हो कि ये वर्क कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता है। तो ये तो बातें हो गई रुस्तम 2 के बारे में। कल मिशन डेफ स्पेस के बारे में है। डीएफ का यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ फॉर डिफेंस, और स्पेस का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है मिशन डेफ स्पेस, गांधीनगर में, गुजरात में। इसी दौरान HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 को भी लॉन्च किया गया है। यह हमारा इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। आपको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना उनको, इसके पहले कि वो जो प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उड़ाएं। एम क्या है इस डेफ स्पेस का? देखिए, डिफेंस के फील्ड में अगर आप देखो तो स्पेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल होता है। इसके लिए नए नए इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें कई सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है जिनका इस्तेमाल डिफेंस में होता है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में। सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं, रॉकेट्स चाहिए होते हैं, मिसाइल्स चाहिए होती हैं। फर्दर नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिफेंस का जो पूरा डोमेन है उसमें स्पेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा कवर करता है। इसीलिए हमें इस पूरे डोमेन में
इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स तीनों सर्विसेज फेस करती हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया कि आप आइए और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का प्रयास करिए। तो कई सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं जिनको डेवलप करने की बात चल रही है। आने वाले समय में जो स्पेस वॉरफेयर का डोमेन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हमें बढ़िया सोल्यूशन दे सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फेस करती हैं फ्यूचर में आने वाले किसी भी ऑफेंसिव या डिफेंसिव रिक्वायरमेंट के लिए। तो अभी तो देखिए स्पेस का एक डोमेन जो है वो मोर एंड लेस लिमिटेड है, आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, तो इन स्टेक होल्डर्स की एंट्री ज़रूरी है। इस मिशन के तहत 75 चैलेंजेस रखे गए इन कंपनीज एंड जो स्टार्टअप्स थे उनके सामने, और कहा गया कि आप सोल्यूशन दीजिए। तो स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और प्राइवेट सेक्टर्स, इन्हें इन्वाइट किया गया है कि आप आइए और इनका सोल्यूशन बिल्ड करिए। बात करते हैं HTT-40 इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। देखिए HTT-40 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसको हेल ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। वर्तमान में HAL HPT-32 दीपक ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन करने के लिए हमारे पायलट्स को। देखिए जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उसमें 2 सीट्स होती हैं, एक पर जिसको ट्रेन किया जा रहा है वो बैठते हैं और दूसरे पे जो ट्रेन कर रहे हैं वो बैठते हैं। इन जनरल जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें एक ही सीट होती है जो पायलट यूज़ करते हैं, बट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में 2 होते हैं जिसमें एक व्यक्ति को एडिशनली जगह दी जाती है बैठने की ताकि वो ट्रेन कर सकें। फीचर्स इसके ये हैं कि ये बहुत ही कम डिस्टेंस से उड़ सकता है और काफ़ी ऊंचाई पे जा सकता है। ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीट कर सकता है और 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये अपना जो ट्रेनिंग का पर्पस है वो कंप्लीट कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्कॉल्स्ड अर्थ टैक्टिक्स के बारे में है। जर्मन चांसलर ने अभी रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि वो यूक्रेन में स्कॉल्स्ड अर्थ टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे वॉर में बहुत फेयर प्रैक्टिस के तौर पे नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी इसका मैसिव यूज़ किया जाता है जब भी कन्वेंशनल वॉरफेयर्स लड़े जाते हैं उस दौरान। क्या है ये? देखिए होता ऐसा है कि मान लीजिए ये एक टेरिटरी है, यहाँ पर हमें या मान लीजिए कि ये जो कंट्री है इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर दुश्मन का हमला होने वाला है, तो ये इस जगह से पीछे हट जाएंगे, इन्हें पता है कि काउंटर नहीं कर पाएंगे, तो इस जगह पे जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। रिसोर्सेस में क्या शामिल होते हैं? एनर्जी सप्लाई हो सकती है, ब्रिजेस हो सकते हैं, प्रोविजन स्टोर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड मतलब खेतों में आग लगा दी जाती है ताकि उन्हें अनाज ना मिले, रोड और रेलवे लिंक्स खराब कर दिए जाते हैं, पानी खराब कर दिया जाता है, मतलब कई बार तो पानी में पॉइजन मिला दिया जाता है। मतलब अगर ये आर्मी यहाँ पर इस एरिया में आती है तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वो इस्तेमाल कर सके, जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो एक तो ये केस होता है कि अगर किसी के ऊपर अटैक हो रहा है तो वो अपनी खुद की ज़मीन को छोड़ के पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे स्कॉज्ड और टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा केस ये बनता है कि सपोज करिए किसी कंट्री ने दूसरे देश की इस ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया और अब उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है, तो जब वो पीछे हटते हैं ना तो इस पूरी ज़मीन को बर्बाद कर देंगे, घरों में आग लगा देंगे, खेतों में आग लगा देंगे, सब कुछ रेलवे ब्रिजेस सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका 2 पर्पज़ होता है। एक पर्पज़ तो ये होता है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो जब खत्म हो जाएंगे तो ये उस कंट्री को मिल नहीं पाएंगे जिसका वो इस्तेमाल करके फर्दर अपने अटैक्स कैरी आउट कर सकें। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ऐसा करके वो मोरल डाउन कर देते हैं आने वाली आर्मी का कि देखिए हमने आपकी इतनी ज़मीन बर्बाद कर दी है, इतना नुकसान पहुंचा दिया, आप हमसे क्या लड़ोगे। तो 2 बेसिक पर्पज़ होते हैं। पहले क्या होता था, पहले मोरल डाउन करने के लिए एक काम और किया जाता था, स्कॉज्ड और टैक्टिक का ही पार्ट होता था, वो लोगों को मार देते थे, मतलब उनका गला काट के जगह जगह पे लटका दो ताकि जब आदमी उस देश की वहाँ पर आए तो वो देखकर इतने हताशा में चले जाएं, इतने परेशान हो जाएं कि वो अटैक करने का मन ना बना पाएं। दूसरा तरीका ये होता था कि वो स्कॉज्ड और टैक्टिक पे जब इंसानों का इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पे वो इंसानों को घायल करके चले जाते थे, मारते नहीं थे। किसी के हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, तलवार से कहीं पे मार दिया, घायल कर दिया। इसका फ़ायदा उनको क्या मिलता था कि जब आर्मी वहाँ पे आएगी तो उसका पहला फोकस ये होगा कि जो सिविलियंस वहाँ पर घायल हैं उनको ट्रीट किया जाए, ना कि फर्दर अटैक किया जाए। तो जो आदमी वहाँ से रिट्रीट करके गई है उसको समय मिल जाता है खुद को तैयार करने का या काउंटर अटैक करने का। तो दोनों ही तरीके की आर्मीज इसका इस्तेमाल करती हैं। जो अटैक करने वाली आर्मी है उससे बचने के लिए जो होस्ट कंट्री है वो भी इसका यूज़ करते हैं। एक बार जिस कंट्री ने अटैक कर लिया है, टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया है, जब उन्हें वापस लौटना पड़ता है तब भी वो स्कॉज्ड और टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इस टैक्टिक का इस्तेमाल बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है और क्यों होता है। अब देखिए सिविलियंस को हार्म करना जो स्कॉज्ड और टैक्टिक का बहुत ही कन्वेंशनल पार्ट होता था, उन्हें जान से मार देना मोरल डाउन करने के लिए या फिर उन्हें घायल कर देना समय कैटर करने के लिए, इसे 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में बैन किया गया कि स्कॉज्ड और टैक्टिक के तौर पे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सप्लाईज वगैरह को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो भले से करो, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। तो अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो
रशिया है, जब उसे यूक्रेन से रिट्रीट करना पड़ रहा है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके तब वापस जा रहे हैं। स्ट्रेटजी में यही होता है कि आप एनिमी के रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दो ताकि वॉरफेयर को सस्टेन न कर पाए और दूसरा उनका मोरल डाउन कर दो। क्या पास्ट में ऐसा होता था? ऑफ कोर्स होता था। जो नोमैडिक हर्डर्स होते थे, सिथियंस, जिन्होंने इंडिया के ऊपर भी अटैक किया और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर वो सस्टेन भी कर पाए थे, वो अक्सर जो स्टीपी घास के मैदान होते थे वहाँ पे छुप जाया करते थे, सप्लाईज को जला के, खेतों को जला के और कुओं में जहर मिला के। तो जो सिथियंस होते थे ये पास्ट में इसका इस्तेमाल किया करते थे, लगभग 2000 साल पहले स्कॉज और टैक्टिक का इस्तेमाल ये करते थे। मॉडर्न एरा में अगर आप आओ तो 1864 में जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था तो वहाँ पे जनरल विलियम टेकमशे शर्मन, ये इनका नाम है, इन्होंने अपनी सोल्जर्स से कहा कि वो जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ से मार्च कर रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ जलाते हुए चले जाएं ताकि जो एनिमी पार्टी है वो इससे परेशान हो जाए, उन्हें नुकसान हो। 1915 में जब इंपीरियल रशियन आर्मी रिट्रीट कर रही थी इंपीरियल जर्मन आर्मी के अगेंस्ट में, तो उन्होंने भी लगभग 600 मील का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंक्लूडिंग क्रॉप्स, रेलवे लाइंस एंड ड्वेलिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि जर्मन आर्मी उसका इस्तेमाल न कर सके। 1941 में रशिया ने सेम टैक्टिक इस्तेमाल की थी, उन्होंने टेलीग्राफ नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर दिया था, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे जब जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने रशिया को अटैक किया था। क्या इंडिया में भी इस टैक्टिक का इस्तेमाल होता था? ऑफ कोर्स होता था। मराठास इस टैक्टिक का इस्तेमाल मैसिव तौर पे किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप में चूंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते थे तो स्कॉज्ड अर्थ टैक्टिक उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। आर्टिकल डर्टी बॉम्ब के बारे में है। मॉस्को ने अभी हाल ही में आरोप लगाया है कीव के ऊपर यानी कि यूक्रेन के ऊपर कि हो सकता है कि यूक्रेन प्लान कर रहा हो कि वो डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करे। कई सारे सवाल हैं। यूक्रेन इस्तेमाल करेगा डर्टी बॉम्ब का, तो डर्टी बॉम्ब है क्या और यूक्रेन इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाला है? क्या डर्टी बॉम्ब से अटैक किया जाएगा यूक्रेन की द्वारा रशिया के ऊपर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। रशिया आरोप ये लगा रहा है कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल यूक्रेन अपनी खुद की टेरिटरी में करने वाला है। अब यूक्रेन अपने ऊपर खुद डर्टी बॉम्ब क्यों फेंकेगा? खैर, इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि डर्टी बॉम्ब होता क्या है। डर्टी बॉम्ब एक्सप्लोजिव्स का एक मिक्स है। डायनामाइट जैसा साधारण बॉम्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो होता है इसका रेडियो एक्टिव पाउडर या फिर पैलेट्स, जो विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिविटी फैला देते हैं। जो रेडियो एक्टिव पाउडर इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो जब एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होगा तो इसकी वजह से कई सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, उनको बीमारी हो सकती है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होती है। तो क्या ये बॉम्ब बहुत खतरनाक है? ये कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा नहीं लग रहा है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। वहां पर जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंका गया, जिसके बारे में आप अक्सर कहानियों में सुनते रहते हैं, वहां पे एटॉम स्प्लिट होते हैं और उससे बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होता है, जिसके बाद एक एटॉमिक मशरूम बन जाता है कुछ ऐसा और एक न्यूक्लियर कोल्ड की सिचुएशन बन जाती है। वहां पर कई सारे लोग तो इस विस्फोट से मारे जाते हैं, जो लोग बच जाते हैं वो रेडियो एक्टिविटी की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के बॉम्ब में ऐसा कोई बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होता और जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती, बल्कि एक साधारण से बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है कुछ रेडियो एक्टिव पाउडर को मिक्स करके। तो यहां पर जो रेडियो एक्टिव इफेक्ट होता है वो उतना ही होता है जितना कि आप एक्सरे मशीन में जाके एक्सरे करवाते हो तब होता है। मतलब कि इससे आपकी बॉडी को कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर आप उस एरिया में जहां पर ये बॉम्ब यूज किया गया है बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो फिर आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो मोर एंड लेस इस बॉम्ब का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए किया जाता है। इसका एक नुकसान जो होता है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर होता है। तो जो डर्टी बॉम्ब है उसमें बहुत ही ऑर्डिनरी बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जैसे डायनामाइट या फिर कोई और एक्सप्लोजिव, जिससे रेडियो एक्टिव डस्ट, स्मोक या बाकी का मटेरियल रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन के पर्पज से फैला दिया जाता है। इमीडिएट हेल्थ इंपैक्ट कुछ खास नहीं होता, बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन जिस भी एरिया में इसको स्प्रेड किया जाता है वहां के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो रेडिएशन फैला हुआ है उसकी वजह से उनकी जान जा सकती है, उनकी जान को खतरा है, उन्हें कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो जो सबसे बड़ा लॉस होता है दैट इज ऑफ इकोनॉमिक डैमेज, क्योंकि फिर आपको उस पूरी सिटी को इवैक्यूएट करना होगा, वो शहर रहने लायक नहीं रह जाएगा और वहां से आपको लोगों को बाहर निकालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रेडियो एक्टिव सीजियम का इस्तेमाल किया गया, जैसे रेडियो एक्टिव सीजियम जो है, इसके अलावा कोबाल्ट या इरिडियम का इस्तेमाल भी किया जाता है इस प्रकार के बॉम्ब्स में। देखिए ये ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना जो बड़े आराम से मिल जाते हैं, इसके लिए कोई इनरिचमेंट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज कई सारी मेडिसिन इंडस्ट्री में और जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वहां पे इस प्रकार के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां से इन्हें चुरा लेना या किसी भी तरीके से एक्वायर कर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है।
तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। सीजियम कम इफेक्टिव होता है, इससे बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं फैलता है, लेकिन जो भी रेडिएशन फैलता है वो डरा जरूर देता है। तो अगर एक बार ये डर्टी बॉम्ब यूज हो गया तो फिर आप पूरा एरिया इवैक्यूएट करिए, खाली करवाइए, क्योंकि दशकों तक वो एरिया रहने लायक नहीं रह जाएगा। तो वहां पर जो भी फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, सब कुछ एकदम खाली पड़ जाएंगी, एक तरीके से वो शहर वीरान हो जाएगा। तो एक तो इससे डर फैलेगा और दूसरा इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि वो पूरा एरिया बहुत लंबे समय तक अनयूज्ड हो जाएगा आफ्टर द यूज ऑफ दिस डर्टी बॉम्ब। अब कायदे से तो इस डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल अगर यूक्रेन को करना है तो उसे रशिया के ऊपर करना चाहिए। तो यूक्रेन अपने खुद के एरिया में डर्टी बॉम्ब क्यों यूज करेगा? रशिया का यह आरोप है कि ऐसा करके यूक्रेन सिंपैथी हासिल करना चाहता है बाकी सारे देशों की। वो ये बोलेगा कि ये डर्टी बॉम्ब रशिया ने उनके ऊपर फेंका है, जिससे जो रशिया को सपोर्ट करने वाले देश हैं वो रशिया का साथ छोड़ देंगे और जो बाकी की कंट्रीज हैं वो यूक्रेन के समर्थन में आ जाएंगे। यहां पर यूक्रेन की ओर से जवाब में यह कहा गया है कि यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और ये सिर्फ आरोप हैं। अगर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वो जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो यूक्रेन की कर सकते हैं। रशिया ये आरोप जानबूझकर लगा रहा है ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है वो ना मिले और इस प्रकार के आरोपों के बाद जो बैकअप है यूक्रेन का वो वीकेन हो जाए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रशिया खुद प्लान कर रहा हो कि यूक्रेन के ऊपर कुछ डर्टी बॉम्ब्स फेंक दिए जाएं और वो इसकी एक भूमिका बना रहा हो कि अगर वो डर्टी बॉम्ब फेंकता भी है तो वो आरोप लगा सकता है यूक्रेन के ऊपर कि देखो मैं तो पहले ही कह रहा था ये अपने ऊपर फेंकने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है। दिस वॉर इज टेकिंग अ वेरी बैड टर्न। बहुत ही डर्टी टर्न ले रहा है ये पूरा वॉर। ये कहां और कब तक जाएगा किसी को नहीं पता। इस वॉर में यूक्रेन को अच्छा खासा बैकअप मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से और इसी बैकअप के ऊपर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स कंसीडर कर रहा है कि वो अपने पुराने पड़े हुए हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट को जो उनके स्टोरेज में है उनको यूक्रेन को दे देगा, जिससे जो रशियन ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का अटैक लगातार यूक्रेन के ऊपर हो रहा है यूक्रेन उससे खुद को डिफेंड कर पाएगा। हॉक क्या है? हॉक का फुल फॉर्म है होमिंग ऑल द वे किलर। इस हॉक इसी का एब्रीविएशन है। यूएस आर्मी ने इसे 1959 में इस्तेमाल करना शुरू किया वियतनाम वॉर के दौरान। ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब आप इसे आसानी से एक व्हीकल से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, जैसे एक ट्रॉली को ट्रैक्टर से कनेक्ट किया जाता है बिल्कुल वैसे ही, और मूव करते हुए इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से हमला करेंगे और हवा से आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसमें समय समय पर कई सारे अपग्रेड्स किए गए। आपको लगेगा कि अच्छा 1959 में बनाए गए एक एयर डिफेंस सिस्टम को यूएसए अगर दे भी देता है यूक्रेन को तो क्या यूक्रेन इससे खुद को डिफेंड कर पाएगा? तो बात यह है कि ऐसा नहीं कि ये डिफेंस सिस्टम 1959 का है, रेदर समय समय पर इसमें कई सारे अपडेट्स भी हुए हैं। जैसे कि 1971 में आई हॉक डेवलप किया गया, जिसका मतलब था इंप्रूव्ड हॉक, जिसकी जो किलिंग प्रोबेबिलिटी थी वो 85% तक थी। मतलब कि जो भी हमले हो रहे हैं, एरियल थ्रेट्स आ रहे हैं, वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनमें 85% तक को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा। जो इसका पहला वर्जन था उसकी रेंज 25 किलोमीटर की थी, मतलब 25 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता था डिफेंस के लिए, और हाइट में ये 14 किलोमीटर तक की हाइट में डिफेंस प्रोवाइड करवाता था। लेकिन जब इसे मॉडर्नाइज किया गया तो जो इसका एरिया था वो बढ़ के 40 किलोमीटर हो गया। मतलब हॉक 40 किलोमीटर का एरिया कवर करके डिफेंड कर पाएगा आपको, और इसका जो इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड था वो बढ़ के 18 किलोमीटर हो गया, यानी कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई में भी ये अपने थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हॉक सिस्टम को जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे रैथियन एक कंपनी है यूएस की वो बिल्ड करती है, 1990s में उन्होंने इसे बनाना शुरू किया था, इसे ही प्रेडिशर माना जाता है। और अभी तो आपको पता है कि थार का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट के तौर पे। यूएसए की फोर्सेस ने हालांकि हॉक का इस्तेमाल करना सन 2000 के बाद बंद कर दिया, लेकिन अब वो इसे प्लान कर रहे हैं कि यूक्रेन को दे दिया जाए ताकि यूक्रेन इससे खुद को डिफेंड कर पाए। तो हमने देखा यूक्रेन वॉर से जुड़े हुए 2 आर्टिकल्स जो बहुत ही अलग तरीके के, डिफरेंट तरीके के हैं, जहां पर एक प्रकार के थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट करता है और दूसरा डिफेंस की बात करता है, हमने डिस्कस किए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में है। इंडिया ने हाल फिलहाल में इसकी एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी के लिए। इस प्रकार की ये पहली मीटिंग है जो इंडिया में हो रही है। जब से ये कमेटी बनाई गई है तब से इंडिया हाल फिलहाल में इस कमेटी को चेयर कर रहा है, यानी 2022 के लिए जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 के एम्बिट में इसे 2001 में बनाया गया था, जब अमेरिका में हमला हुआ था 9/11 का। 28 सितंबर 2001 को इसे बनाया गया था, उसी अटैक के बाद। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि तैयारी करेंगे कि ऐसे आतंकवादी हमले ना होने पाए। कमेटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर होते हैं वो सारे ही होते हैं। इनका काम यह है कि रेजोल्यूशन 1373 अच्छे से इंप्लीमेंट हो
और जो भी रीजन्स हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे हम काउंटर टेररिस्ट एबिलिटी को एनहेंस करें। रेजोल्यूशन जो स्टेट या पार्टीज उनको कहता है कि आप इसको ज्वाइन करो और अपने यहाँ ऐसे लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑप्ट करो कि आतंकवाद को रोका जा सके। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के लिए, वही इसे चेयर कर रहे हैं। सीटीसी की जो चेयरमैनशिप है 2022 के लिए, वो हमारे पास में ही है राइट नाउ। जो पर्पस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस कमेटी का, वो यही है कि ये डिस्कस करते हैं टेररिज्म के मुद्दों का। इस बार ये जो मीटिंग हुई है, इसकी थीम है काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो टेररिस्ट को जो नए नए तरीके से पैसे भेजे जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा करने के लिए, तो उसे हम कैसे रोकेंगे। और न्यू एज टेररिज्म में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान अक्सर ड्रोन्स भेजता रहता है और हमें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, और भी जगहों पे ऐसा होता है। ये पहली मीटिंग है इस तरीके की जो इंडिया में हो रही है 2001 के बाद से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के बारे में है। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ने ये बोला कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास सभी स्टेट्स में 2024 तक ऑफिसेस आ जाएंगे। एनआईए के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एम्बिट में ये काम करते हैं। इसे 2008 में जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बनाया गया था कि भविष्य में ऐसी कोई एक्टिविटी ना होने पाए। फॉर दैट पर्पस एक कानून भी बना था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये कानून इसको पावर देता है। वैसे जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं वो इनको हैंडल करते हैं। और एक बात मैं एकदम स्पेसिफाई कर देता हूं कि ऐसा करते वक्त उन्हें स्टेट्स में परमिशन नहीं लेनी पड़ती। अगर मैं कह रहा हूं कि परमिशन नहीं लेनी पड़ती तो किसको परमिशन लेनी पड़ती है, अभी तक आपको पता चल गया होगा। सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है अगर उन्हें स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है और उन्हें पहले से प्रायर कंसेंट नहीं मिली है तो स्पेशल कंसेंट लेनी पड़ती है। एनआईए के केस में ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो ये मामला टेररिज्म का है, स्टेट को इतना एम्पावर नहीं करेंगे। एनआईए को जहां जांच करनी है वो जाएंगे। फर्दर स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि कोई मामला उनके यहाँ ऐसा हुआ है जो टेररिज्म का है और ये मामला एनआईए एक्ट के एम्बिट में आता है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलते हैं कि ये मामला एनआईए को दे दीजिए, वो आके हैंडल करें। एनआईए के पास कुछ स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जहां पर ट्रायल होते हैं ऐसे केसेस के, और ये स्पेशल कोर्ट्स एक जज के द्वारा प्रिसाइड किए जाते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। रिकमेंडेशन ली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, जिस स्टेट में उसे बनाया जाना है। फर्दर हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं। नाम दिए गए हैं 2000 हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इम्फाल। चलिए, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।